बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ और आज उसका रिजल्ट प्रकाशित होना है। कुछ ही क्षणों बाद ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार के 4 सीटों पर किस पार्टी को ताज पहनाया जाने वाला है। लेकिन ये बिहार उपचुनाव कहीं ना कहीं 2025 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, जिसमें पहली बार जनस्वराज अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी थी। लेकिन जनस्वराज को कहीं भी जीत दिखती हुई नहीं मिल रही है। लेकिन एक सफलता जरूर हासिल हुई कि जनस्वराज तीसरे नंबर पर उभर कर सामने आई है, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनस्वराज कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर बिहार के अन्य दलों के लिए सामने हो सकता है। इसी सब बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के कार्यालय से कई नेता मौजूद हैं। सबसे पहले दरभंगा के जिला अध्यक्ष बिल्टू सोनी जी हैं, उनसे हम जानना समझना चाहेंगे कि आखिर इन लोग जब उपचुनाव हो रहा था वहां गए, वहां प्रचार प्रसार किए और अपने प्रत्याशी हो इमामगंज हो, बेलागंज हो, रामगढ़ हो, तराड़ी हो, चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। तो वोट जिस तरह से मेहनत हुआ, क्या उस तरह से वोट रंग लाई? जिस तरह से प्रशांत किशोर का जो पूरा एनालिस्ट वो करते हैं डाटा को, उस तरह से क्या वोट इस बार उभर कर सामने आई है या नहीं? सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोग जनस्वराज से जुड़े हुए हैं। अब प्रशांत किशोर वो हस्ती है जो कहते हैं जिसको भी छू ले तो राजनीति के दृष्टिकोण से उसे मिट्टी को सोना बना देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उस पार्टी का नींव वो डाले और पार्टी चुनाव लड़ी, आज रिजल्ट आया, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। दर्पण न्यूज 24 के जनस्वराज के ऑफिस में आकर के चुनाव विश्लेषण, काउंटिंग का विश्लेषण पर आप आए हैं, इसके लिए मैं पुनः जनस्वराज परिवार की ओर से आपको अभिनंदन करता हूं। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी अवगत करवा दूं कि जनस्वराज एक ऐसी पार्टी आपके सामने बिहार विधानसभा उपचुनाव लड़ी है जिनकी स्थापना के 1 महीना बाद इस विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई और आज तक भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं हुआ है कि 1 महीना के बाद उनको चुनाव लड़ना पड़े, और वैसे भी उपचुनाव ऐसे जगह पर जहां पर संगठन नहीं था, नील था। लेकिन आज 2 विधानसभा में अगर वह तीसरी नंबर पर यदि आ रहे हैं तो मैं जनस्वराज की अपार सफलता पर मैं पूरे बिहार वासियों को मैं अभिनंदन करता हूं कि कम से कम 2 विधानसभा जगह पर इतनी बढ़िया सीट लाए हैं कि इससे आभास लग रहा है कि 2025 जनस्वराज के लिए सुनहरा रहेगा। क्योंकि वहां पर एक विद्वत जन, जो पढ़े लिखे इंसान है, जो पॉलिटिकल ज्ञान रखने वाले हैं, वो भी नहीं समझ रहे थे कि जनस्वराज भी एक पार्टी बन गई है। वो भी नहीं समझ रहे थे कि जनस्वराज का क्या छाप बना है। इसके बाद यदि लोगों में एक भूचाल पैदा हुआ है, जनस्वराज को जानने वाले लोग हो गए हैं, तो मैं इसको सफलता ही मानूंगा। मतलब जब आप लोग वहां से उपचुनाव जहां हो रही थी वहां से जब आए थे आप लोग, तो आपके कई नेताओं ने दावा किया था कि देखिए बेलागंज एक ऐसा सीट है जिस पर हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो क्या बेलागंज में जिस तरह से आप लोग किस गए, वहां समर्थन में भीड़ आई, तो क्या भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाया? नहीं, वोट भीड़ जो है तब वोट में तब्दील होना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। हमारा एक मेन मोटो था कि लोग जनस्वराज के बारे में जान सके। लोग ये भी समझ रहे थे कि यह उपचुनाव हम बिहार के दिशा और दशा को तय नहीं करेंगे। ये भी लोग जान रहे थे कि ये इस उपचुनाव में यदि चारों के चारों भी यदि जनस्वराज यदि जीत जाते हैं, इसके बाद भी विकास से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो मैंने अपने आकलन में अध्ययन किया है, जो लोग समझे कि नहीं 2025 में मैं जनस्वराज को पूरी मदद करूंगा। इसके चलते जो पुरानी पार्टी था उसमें जो उनको थोड़ा बहुत लगा, वहां पर उन्होंने अपने वोट का उपयोग किया। लेकिन उन्होंने संकल्प लिए और हम सब के बीच भी ऐसा वादा किया है कि 2025 में मैं जनस्वराज के साथ ही रहूंगा। प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा है, यदि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से मिट्टी को छू दे तो सोना बना देते हैं। कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जो भी हैं, पहली बार जो चुनाव जीते वो एमपी इलेक्शन का, तो उसमें प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल रहा। नहीं, तो क्या ये उस उपचुनाव की मिट्टी को प्रशांत किशोर छू नहीं पाए, या छूने के बाद भी प्रशांत किशोर से वो मिट्टी दूर चली गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मिट्टी को छू देने के बाद सोना बन जाएगा। लेकिन उनका एनालिसिस बतला रहा है कि मैं जिस काम में हाथ बटाता हूं उसमें सफलता मैं हासिल करता हूं। और उस अभियान में 2 अक्टूबर के बाद वो लग गए हैं, अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया है। और उसको तो समय थोड़ा सा दीजिए, 1 साल भी दीजिए ना। जो 2025 जो आम चुनाव होगा उसमें आपको वास्तव में आभास होगा जो कि जिस काम में वो लगते हैं, अपने एनालिसिस के द्वारा लोगों के दिलों को जीतने का काम करते हैं,
और 2025 हम सब के लिए है, जन स्वराज का है। एक चीज उभर के ये सामने आ रही थी कि 4 सीटों पे चुनाव हो रहा था जी और बिहार में 243 सीट्स है यहाँ एमएलएस की। जी जी तो जब 4 सीट में पूरा आपका पार्टी, प्रशांत किशोर की पूरी इन्वॉल्वमेंट, पूरा पार्टी लग गया 4 सीटों पर, फिर भी कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर एक भी सीट हासिल नहीं हुई। जब ये पूरा बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो 243 सीट्स रहेंगे, आप लोगों भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक जाना चाहते हैं, या प्रशांत किशोर भी नहीं पहुंच पाएंगे, समय कम रहेगा, सीट अधिक रहेंगी। तो फिर इस दृष्टिकोण से आप कैसे ये मान रहे हैं कि वहां अधिक समय देने के बाद भी रिजल्ट तीसरा नंबर ही दे पाया? सर, 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हुई है और 2 अक्टूबर के बाद पूरे बिहार में हमारा जन संगठन, हमारा जन स्वराज का संगठन वार्ड लेवल पर तैयार हो रहा है। मैक्सिमम जगह हम सौ का काम हो गया है, लेकिन किसी न किसी कारणवश समय के अभाव में हम सौ का कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं हो पाया, कार्यकर्ता की बैठक नहीं हो पाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे बिहार का नेतृत्व करते हैं, किसी भी जिला में अभी तक नहीं गए हैं। अभी के बाद हम सब के पास पूरा समय रहेगा और बारीकी से हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो संगठन हमारा बना हुआ है, जो हमारा संस्थापक सदस्य है, उसमें एक जागृति पैदा करने का हम लोग काम करेंगे और इतना समय रहेगा जो हम लोग वास्तव में 243 में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत में हम लोग आएंगे। इतना जन स्वराज का आशा और भरोसा है। सभी महमूद साहब, आप भी प्रचार प्रसार में गए हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी दावाएं कर रहे थे आप लोग, 4 में से 2 सीट तो कम से कम जीतना ही है। अब बेलागंज पे तो आप लोगों का लगता था कि चुनाव जब प्रचार प्रसार के उसी समय मोहर मार करके आ गए थे कि बेलागंज तो हम जीत ही गए हैं। जी जी सही। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए आज हम लोग से समीक्षा के लिए। बात ये सोचिए कि अभी 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी खड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए तो ये बात कहेंगे ही, लेकिन वो आप भी जान रहे हैं और समाज भी जानता है कि 8 से 10 महीने बाद यहाँ पे दोबारा असेंबली इलेक्शन होने वाला है। 8 से 10 महीने के लिए कोई भी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे पब्लिक हो, वो ये चाहेगी कि भाई जो पुरानी पार्टी यहाँ पे चल रही है, जैसे जेडीयू की भी सरकार है, उसको रखा जाए क्योंकि उससे कुछ काम हो सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे 4 विधानसभा में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे हमारा कोई संगठन नहीं था। बगैर संगठन के हम लोग इलेक्शन लड़ने उतरे और उसके बावजूद भी हम लोग रेस्पेक्टफुल वोट ला रहे हैं। अभी वोट फाइनल हुआ नहीं है। इमामगंज में हम लोग 35-36 हज़ार वोट पे हैं, बेलागंज में भी हम लोग 20 हज़ार के करीब में हैं और भी तरारी और रामगढ़ में भी काउंटिंग चल रही है। इसके बावजूद भी इतने अच्छा रिस्पेक्टफुल वोट लाना, ये एक कामयाबी ही है। जिस दूसरी पार्टियां तो इसमें खड़ी होती तो उनको 2-4 हज़ार वोट भी नहीं आता। अभी 8 महीने बाद दोबारा विधानसभा इलेक्शन होगा, उसमें देखिएगा हम लोग मजबूती से जो हम लोग की कमियां रही हैं उसको के लिए हम लोग समीक्षा करेंगे, सब लोग बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जो कमियां रही हैं उसको पूरी खत्म की जाएंगी, कोशिश किया जाएगा। एक चीज में तो आरजेडी सफल रह गया, वो कहता था कि आप लोग बीजेपी के बी टीम, और कहीं ना कहीं 3 सीट पर आरजेडी इंडिया गठबंधन का ही कब्जा था, लेकिन तीनों अभी देख रहे हैं इंडिया गठबंधन लूज कर रहा है। तो ये बात क्यों न मान लिया जाए कि आप लोग आरजेडी या इंडिया गठबंधन को नुकसान किए हैं? ये बताइए कि आरजेडी के कहने से कोई बी टीम सी टीम हो जाएगा? जो वो कहा वो दिख रहा है। दूसरी जगह तो बीएसपी चल रही है नंबर 1 पर, बीएसपी भी बी टीम है क्या? रामगढ़ में बीएसपी जीत की ओर अगर सेकंड पे है तो वहां पे भी तो आरजेडी हार रही है। वो तो जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप पब्लिक के काम नहीं आइएगा, अनुकंपा पे टिकट दीजिएगा, सारे गुंडा मवालियों को टिकट दीजिएगा, तो आप कायदे की तो बात कीजिएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर भी टीम है, सबी महमूद भी टीम है, शोएब खान भी टीम है, सहनी जी भी टीम है। जो अच्छे लोग काम करते हैं उन पे तो बुरे लोग कटाक्ष करते ही हैं, वही कटाक्ष कर रही है आरजेडी। और क्या है? क्या लग रहा है बेलागंज में प्रत्याशी को चेंज करने के कारण? बेलागंज में चेंज हुआ था, तरारी में चेंज हुआ, तो क्या वो फैक्टर लूज कर रहे हैं आप लोग वहाँ भी? नहीं, वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है कि उसकी वजह से, जाहिर सी बात है, हम लोग पहले किसी और कर्नल जी पे सोचे थे, कर्नल जी हमारे वहाँ पे हमारे कैंडिडेट होंगे, उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ उनके इलेक्शन आईडी कार्ड बिहार का नहीं था, जिस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए। तो जाहिर उससे कुछ फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे कि नहीं, तरारी में भी हम लोग रेस्पेक्टफुल वोट ला रहे हैं, रामगढ़ में भी रेस्पेक्टफुल वोट ला रहे हैं, बेलागंज में भी ला रहे हैं और इमामगंज में तो बहुत अच्छी पोजीशन है हम लोगों की। अभी कुछ क्लियर नहीं कि हम लोग वहाँ पे जीत भी सकते हैं। मुझे याद आ रहा है बेलागंज में कोई प्रोफेसर साहब को टिकट मिलने वाला था, उनका टिकट काट करके अमजद साहब को आप लोग दिए। तो ये
ये लग रहा है कि गलती हुई आप लोगों से, मैंने कहा, इसलिए इतना मैंने लूज आपसे कर पहले ही कहा ना, कुछ अगर हम लोगों की कमियां रही हैं हम्म। उस पे हम लोग अपने ब्लॉक लेवल से लेकर के, प्रखंड लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक हम लोग मीटिंग करेंगे। कुछ कमियां रही हैं, जैसे कमाले किसी को टिकट दे के टिकट वापस लेना, हमारे अपने कैंडिडेट जिसको हम खड़ा कर रहे हैं उसका पहले हम लोग को टेक्निकल ये पता करना पड़ेगा कि इनका इलेक्शन आईडी कार्ड कहाँ का है, ये हमारे बिहार के वोटर हैं भी कि नहीं है। इन सब चीज़ों की हम लोग समीक्षा करेंगे, जो गलती हम लोग की दोबारा ना हो सके, जो गलती हम लोग दोबारा ना दोहराएं। ये कैसे आप लोग बोलते हैं कि जन स्वराज, सही सही व्यक्ति, सही सोच से सामूहिक प्रयास, तो इतना कुछ हो गया, टिकट देने के समय पता चलता है कि हम वोटर्स यहाँ के नहीं हैं। हो सकता है, इंसान है, ह्यूमन एरर है, हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। क्या कहा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, बहुत मामूली सी गलती है, गलती है, लेकिन इसको अगर गलती हुई है उसको हम लोग सही करने की पूरी प्रयास करेंगे आगे के इलेक्शन में। शोएब साहब, आप भी बहुत उत्सुकता के साथ, ऐसा लग रहा था कि आप लोग एकदम इस तरह से प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और दरभंगा से जत्था का जत्था निकल रहा था, जनस्वराजी लोग जा रहे थे, बड़ी मेहनत भी किए, देख रहे थे हम लोग, मेहनत रंग लाया। बिल्कुल मेहनत तो रंग लाया ही है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हम लोग इमामगंज की बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि 40,000 क्रॉस करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा मैं अपने आप को समझता हूँ कि लोग जो है एक बड़े मात संख्या में लोगों ने वोट दिया है। मेन रीज़न देखिए, अभी तो हम लोग एक समीक्षा बैठक हम लोगों का होगा कि हम लोग कहाँ पर किस तरह से कर लिए। ये आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी का जो है वो पार्टी बनी, जो संगठन हमारा था वो संगठन बहुत तेज़ी में उस एरिया में, यानी गंगा के उस पार जो है हम लोगों का कोई काम ही नहीं हुआ था, और 1 महीना के अंदर में ये चुनाव आ गया। 1 महीना के अंदर में अगर हम लोग ने हिम्मत कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जनता के बीच हम लोगों का जो सिंबल था वो 10 दिन 8 दिन पहले मिला, तो सिंबल भी हम लोग जहाँ तक हो सका पहुँचाने का काम किया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जो और पार्टियां हैं जिनका सिंबल हर लोगों के दिमाग में है, तो अब ये हो गया है कि जो सिंबल हम लोगों का है हम लोग अब तेज़ी से इसको और बढ़ाएंगे। लोगों के समझ में आ रहा है कि हम लोगों का स्कूल का बस्ता छाप है, तो अब यहाँ पर रहा कि मेहनत तो हुई, लेकिन हमारा वहाँ पर संगठन था ही नहीं, और संगठन नहीं होने के बावजूद अगर इतना वोट आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, हमारी उपलब्धि है ये। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख लीजिए इमामगंज में इतना अच्छा वोट मिल जाना, मैं वहाँ की जनता का शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने वोट दे करके, अपना वोट दे करके जनसुराज पर अपना विश्वास जो है वो जब जताया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाला जो चुनाव है ये तो एक छोटा सा ये मामला था, समय नहीं था। अगर समय हुआ होता पहले से, अगर 2 महीना का भी फासला होता, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कम से कम 3 सीट पर तो जरूर जीतते। एक चीज आरजेडी वाले लोग तो अब कहेंगे ही, आपको हरवा करके कैसा लग रहा है? हम लोग डिफरेंस कहाँ है, हम लोग हराए कहाँ है? आरजेडी को हरवा के कैसा नहीं लग नहीं, रहा है? आरजेडी तो अपने करनी कतनी से हारना है उन्हें। उन्होंने जो जिस तरह से आज देख रहे हैं कि परिवारवाद का मामला है, यानी कि उनके नज़र में एक ही चीज़ें हैं कि बाप लड़े तो बाप के बाद बेटा लड़े, बेटा के बाद पुतो लड़े, भतीजा लड़े, ये लड़े, और लोग यानी कि है ही नहीं है पॉलिटिक्स में आने के। आपको परिवारवाद केवल आरजेडी में क्यों? चले आइए चिराग पासवान की पार्टी में भैया भौजी मामा मौसी चुनाव लड़ती है, चले आइए मांझी जी की पार्टी में, तो वहाँ भी भैया भौजी मामा मौसी काका के चुनाव लड़ती है। ये तो वहाँ भी है, कुछ बीजेपी में कम है। लोग ये भी कहते बीजेपी में, कहेंगे बीजेपी तो 15 में जन्म ही ली है, अब जन्म लेगी, बच्चे होंगे, फिर वहां से सिस्टम बढ़ेगा तो आएगा परिवारवाद। इस पे क्या तो कहेंगे? देखिए, ये परिवारवाद तो होना नहीं चाहिए, और परिवारवाद तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम पार्टी में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी के अंदर में ये परिवारवाद से हम लोग दूर हैं और दूर रहेंगे। अभी तो पार्टी बिल्कुल परिवारवाद से दूर, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप विधायक तब का बेटा कोई जरूरी नहीं है, बेटा हमारा दूसरी जगह जाएगा, अपने अलग अलग फील्ड है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारा बेटा उसी में जाए। उनका अपना जिंदगी है। बाप की विरासत यदि बेटा संभाले तो क्या दिक्कत? नहीं, बिल्कुल विरासत में बहुत सी चीजें हैं। हम लोगों ने अपने विरासत में बहुत से कारोबार हैं, बिजनेस है, स्कूल्स हैं, बहुत चीजें हैं, वो छोड़ दिया है। हम यहाँ पर आए हैं, और भी लोग हैं, अलग अलग कारोबार लोगों का है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की मैनिफेस्टो में भी मैं बहुत जल्द ही हो जाएगा कि परिवार, एक आदमी जो है वो उनके परिवार का कोई भी बेटा पुतो ये ना लड़े, ये बेहतर होता है। तो इन चीज़ों को, जिस चीज़ का खिलाफत हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि हमारी पार्टी ये चीज़ों पर नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर आप आए हैं, लगभग तीसरे नंबर पर आप हैं, मतलब बिहार की तीसरी पार्टी के रूप में आप उभर गए हैं।
वो सेमीफाइनल हुआ उपचुनाव में, जी। देखिए फाइनल में कितने नंबर पे आइएगा? फाइनल में 1 नंबर पाएंगे एकदम। देखिए मुझे यकीन है कि मैं 1 नंबर पे आऊंगा। मैं जान रहा था कि हम लोगों का वहां पर संगठन जीरो था ही नहीं संगठन वहां पर। गंगा के उस पार मेरा संगठन कहाँ है? गंगा के इस पार है, अभी उनका लेकिन शुरुआत अमजद हुआ। साहब तो बड़े नेता हैं आपके पार्टी में। देखिए बड़े नेता तो है, अभी आए हैं, पार्टी तो अभी हमारी छोटी है, मतलब कि नेता बड़े हैं अमजद नेता साहब। अमजद साहब बड़े हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला हुआ होगा, उस वजह से ये सब दिक्कतें हुई होगी। विचार होगा क्या? लग रहा जातिगत वोट इस बार बटा। बिल्कुल बट गया है। आप देख ही रहे हैं हर जगह जाति का वोट जो है बटा है। आप अगर ऐसा होता तो आरजेडी जीत जाती। जाति का मामला नहीं चला है, जातीय समीकरण काम नहीं आया। नहीं आया जाति समीकरण। तो जाति क्या लगता है समीकरण धीरे-धीरे कि खत्म हो जाएगा। जो अभी बीजेपी कहीं बढ़त पर है, कहीं मांझी जी बढ़त पर है, कहीं बसपा बढ़त पर है, तो क्या लगता है ये लोग किस कारण से इन लोग की जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं? कारण क्या मान सकते हैं इसके पीछे? देखिए कारण कहीं ना कहीं जो जात की बात हमने कहा था कि जात का मामला तो उसमें नहीं है क्या, कि उसमें मैं देख रहा हूँ कि लोग जो सत्ता में हैं, अब सत्ता का में कहीं ना कहीं कुछ काम उन लोगों ने कर दिया होगा, या कुछ ऐसा उनके साथ कुछ मामलात होगा, या कुछ एक दबाव होता है। पार्टी में है, सरकारें हैं, अब सरकार का भी एक दबाव होता है, बहुत से जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या जो भी लोग हैं, तो एक होता है कि एक जब पार्टी जीती हुई होती है तो कुछ कई तरह का दबाव भी होता है, और जो जहाँ कहीं कुछ कुछ काम किया होता है तो उसका एक अलग दबाव होता है। लेकिन जनता वो जो है, अभी जो समय आ रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाला जो दूसरा चुनाव है उसमें जनता बिल्कुल इन सब चीज़ों से हट करके काम करेगी, और जनसुराज जो है एक तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा हो चुका है। और ये आपको जो जो मैंडेट है, जो नंबर है, जो जितने संख्या आई है हमारी, वो संख्या हमारे ख्याल से वोट की जो संख्या है वो बहुत है। हमारे एक नई पार्टी है, बिल्कुल छोटी सी, छोटे दिनों में, बिल्कुल 1 महीना के अंदर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ी बात है ना। आप लोग पहले से उन लोग का संगठन बना हुआ है, उन लोग के संगठन में लोग काम कर रहे हैं, उनके बहुत से ठेकेदार हैं, बहुत से लोग हैं हर पार्टी के। हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमारा कुछ नहीं होने के बावजूद भी अगर हम इतना 40,000 45,000 क्रॉस करने जा रहे हैं तो बड़ी बात है। ये तो हमारी उपलब्धि है, जनसुराज की उपलब्धि है। ये मैसेज पूरे बिहार में जाएगा और जनता ये समझने को बिल्कुल समझेगी कि नहीं, अब आने वाला जो वक्त होगा हम लोग सब मिलजुल करके जनसुराज को देंगे। जनसुराज कोई 2,000 1,000 वोट वाला नहीं है, जनसुराज आगे बढ़। जी, आप पार्टी की जिला सचिव हैं दरभंगा से, और 4 में से 1 टिकट महिला को दिया गया। किरण जी वहां से चुनाव लड़ रही थी, तो क्या लगता है कि जो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो में था कि इतनी सीट पे महिला लड़ेगी, 40 सीट थी बिहार में, तो महिला के प्रति जो वोट बैंक महिलाओं का होना चाहिए वो मिला वहां? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो आप हालात देख रहे हैं उपचुनाव में, जो तरारी से जो किरण सिंह है खड़ी, महिला को जो टिकट मिलना चाहिए वो जो प्रशांत जी ने वादा किया वो महिला को दिया गया। अभी हमारी जो पार्टी है वो अभी जन्म ली है। जिस तरह से लोग बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ा सा समय लगता है, आप पहले भी जान चुके हैं कि 1 महीना पहले हम लोगों ने शुरुआत किया। जिस जिस जगह पे हम लोगों ने शुरुआत की, घर घर घूमने का प्रक्रिया जो हम लोगों ने शुरू किया, वहां हम लोगों का एक ही मतलब सोच था कि जो हमारा तीसरा विकल्प, जो जनता को जो तीसरा विकल्प चाहिए, जनसुराज, उसको पहुंचाना है घर घर। और जनसुराज का जो खुद का जो मतलब मोटो है उसको पहुंचा के लोगों को समझाना है। सब मानते 2 महीना हुआ ही है जी। उसके बाद भी धुरंधर खिलाड़ी के होने के बाद सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास आप लोग किए हैं जी। उसके बाद भी तीसरे नंबर पर आना, ये सफलता या असफलता देख रहे हैं पार्टी? नहीं, ये हमारी सफलता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो शुरुआत की है, और शुरुआत के दिनों में ही हमने जो तीसरे जगह पे हम लोगों ने अपना पैर जमाया है, तो आप ये समझ लें कि 1 महीने की मेहनत जो हम लोगों की इतनी अच्छी रंग लाई है, अगर यही मेहनत हम लोग 6 महीना कर दें तो इसका 5 गुना बढ़ा दीजिए ना, जो वोट बैंक हम लोगों को जो मिल रहा है। और जो जनता को हम लोग जाके घर घर जगा रहे हैं, बता रहे हैं, 1 महीने में जब हम लोग इतने घर घुस के उसे जगाने का प्रयास कर चुके हैं, तो 6 महीना में तो हम और ज्यादा काम कर लेंगे ना। जो जनता जो है अभी थोड़ी सी और जागना बाकी है, जो महिला हो पुरुष हो जो भी हो, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास चल रहा है। आगे वाले जो चुनाव होंगे 2025 में, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन एक बात तो है कि दहशत तो हम लोगों ने फैला दी है, मतलब एक फैल बातें उठी है, जी, धुआं उठ चुका जी, है, जी, जी। आग लगनी है। ये बताइए हमको कि जो लोग कहता है कि कोई भी पार्टी आए बिहार में, ठीक है, लेकिन जब वोट डाला जाएगा तो सुबह केवल 2 ही पार्टी नजर में आती है, या वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। तो क्या उपचुनाव में चारों सीटों पर ये लगा कि लोग जब वोट डालने निकले
तो जनसुराज को कहीं ना कहीं मिस कर गए। देखिए, जनसुराज को मिस जो किए हैं, कुछ जनता मिस भी किया है और कुछ लोगों को दबाव भी मिला है। जो जातिवादी आप लोग जो बोल रहे हैं, ये जातिवादी पर भी काम हुआ है। जो लोग जनता पसंद किए हैं जनसुराज को, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा भी दौर आया है कि उन लोगों को अपने जातिवादी का जो दबाव मिला है कि नहीं जातिवादी वोट होना चाहिए, तो जनता कुछ डर के भी जातिवादी के वोट की तरफ मुड़ गई है। लेकिन जनसुराज पसंद है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम जनसुराज के सपोर्ट में है, हम उनके साथ हैं। तो उन लोगों का ये भी सोच है कि इस बार हम लोग जनसुराज से जुड़े हैं, भले ही जनसुराज तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगले बार वही जनता सारे को छोड़ के जनसुराज को ही वोट देगी। ये देखिए, लगातार खबरें आ रही थी बिहार उपचुनाव जब उसकी वोटिंग प्रक्रिया से पूर्व ये बात जब पूछते किसी नेता से जनसुराज जी, तो वो बोलते कि हम लोग तो कम से कम 2 विधानसभा पर जीत विजय पा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े फेम कह लीजिए राजनीति के क्षेत्र में है, वो एक धुरंधर खिलाड़ी है। पहली बार किस्मत आजमाए अपनी पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी आकांक्षाएं रही होगी या उम्मीदें रही होगी वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उस रेस में वो पहुंच गए हैं जिस रेस में बिहार की अन्य राजनीतिक पार्टियां लगातार दौड़ रही है और जीत भी रही है। अब बिहार के तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में जनसुराज उभर करके सामने आई है। यहाँ से सेमीफाइनल के बाद अब 25 में फाइनल होगा, उसमें देखने को ये मिलेगा कि आखिर जनसुराज क्या गुल वहां खिलाती है। क्या प्रशांत किशोर जो दूसरे को बनाते थे, दूसरे का भविष्य निर्माण करने के लिए डाटा एनालिस्ट कर देते, क्या वो अब अपनी पार्टी और अपने लिए क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए दरभंगा से मैं एमएच खान दीजिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।